एल्कीन 2 पढ़ेंगे, यानी कि एल्कीन 1 में हम पढ़ चुके हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन क्या होती है, उनकी बनाने की विधियां, उनकी बनाने की विधियों में एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया हम पढ़ रहे थे। E2 विलोपन हमने पढ़ा। अब हम उसी से रिलेटेड एक नियम है जिसे कहते हैं सेडजेफ्स रूल या सेडजेफ का नियम और हॉफमैन नियम। दो नियम आज इस वीडियो में हम देखेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले सेडजेफ नियम क्या कहता है, छोटी क्लासों में हम पढ़ चुके हैं ये नियम कि यदि किसी एल्कीन की विलोपन अभिक्रिया में दो एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन से जुड़े हुए एल्किल समूहों की संख्या ज्यादा होती है। अर्थात if there is a probability of formation of two alkenes in any elimination reaction, then which alkene formed in more quantity, in more percentage, that alkene have more alkyl group attached to double bonded carbon atom. According to this rule, if there is probability of formation of two types of alkene in any elimination reaction, then the percentage of that alkene will be more in which more alkyl groups are present on double bonded carbon. इस एग्जाम्पल से हमें क्लियर समझ में आएगा, जैसे कि ये एल्काइल ब्रोमाइड है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं इसको, द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसकी अगर एल्कोहलिक के साथ हीट करें तो इसमें वी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया होगी, यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों निकलेंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन या प्रोटॉन निकलने की दो संभावना है, या तो इस कार्बन से निकले हाइड्रोजन या इस कार्बन से निकले। अगर इस हाइड्रोजन इस कार्बन से निकलता है तो इसमें हमें प्राप्त होगा ब्यूट-2-इन, और अगर हाइड्रोजन इस कार्बन से निकलता है तो हमें प्राप्त होगा ब्यूट-1-इन, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। अब सेडजेफ का नियम कह रहा है कि 2 ब्यूटीन 80% बनेगा जबकि 1 ब्यूटीन 20% बनेगा, क्योंकि ब्यूट-2-इन में डबल बॉन्ड वाले कार्बन से दो एल्काइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जबकि ब्यूट-1-इन या ब्यूटीन 1 ब्यूटीन में इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से केवल एक एल्काइल ग्रुप यानी कि इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ एल्काइल ग्रुप की साइज नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि नंबर, यहाँ दो एल्काइल ग्रुप हैं जबकि यहाँ एक एल्काइल ग्रुप है। Therefore, according to this rule, the order of each of formation of alkene, दो बार each आ गया है, इसको एक बार ही पढ़ें। Each of formation of alkene in elimination reaction is R2C double bond Cr2 greater than R2C double bond CHR, which is greater than R2C double bond CH2, which is greater than RCH double bond CHR, then RCH double bond CH2 and CH2 double bond CH2. Or we can say more stable alkene will be faster than the other, form faster than the other. अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एल्कीन होती है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ज्यादा प्रतिस्थापी है, जिनमें डबल बॉन्ड ज्यादा एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं, मतलब इनके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। और हम हाइपर कंजुगेशन पढ़ के आए हैं, हाइपर कंजुगेशन बताया जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतने हाइपर कंजुगेशन या अति परसंयुग्मन से बनने वाली अनुनादी संरचनाओं की, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या ज्यादा होती है और वह एल्कीन उतनी ही स्थायी होती है। इसलिए इस केस में ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी, ज्यादा सब्स्टिट्यूट एल्कीन ज्यादा स्थायी होती है। There are some exception of this rule, कुछ अपवाद भी हैं इस रूल के। When also especially when base used in elimination reaction is very bulky and eliminating proton is especially hindered, यानी कि इस अभिक्रिया के अपवाद स्वरूप उत्पाद भी हमें प्राप्त होता है यदि हम लेने वाला क्षार जो अल्कोहलिक KOH ले रहे हैं, अपना OH माइनस ले रहे हैं, वो बहुत ही बल्कि हो, बड़े आकार वाला हो, और जो निकलने वाला प्रोटॉन हो वो त्रिविम बाधित हो। जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, उसका हम करवाएंगे विहाइड्रोहेलोजनीकरण, विहाइड्रोब्रोमीनीकरण। तो इसमें अगर ब्रोमीन यहाँ से निकलता है और H यहाँ से निकलता है तो हमें प्राप्त होगा CH2 डबल बॉन्ड CCH3 CH2 CH3, यानी कि 2 मिथाइल ब्यूट 1-इन। जबकि अगर ब्रोमीन यहाँ से निकले और प्रोटॉन यहाँ से निकले तो हमें प्राप्त होगा 2 मिथाइल ब्यूट 2-इन। अब हम बात करते हैं अलग अलग हम क्षार लेके, अलग अलग बेस लेके विहाइड्रोजनीकरण करवाएं।
जैसे हमने एथेनॉलिक KOH लिया, एथेनॉल लिया क्षार के रूप में, तो एथेनॉल क्षार के रूप में ले तो इस सेरजेव के नियम का पालन करता है, यानी कि ज्यादा प्रतिस्थापी एल्कीन बनेगा कम, ज्यादा मात्रा में, कम प्रतिस्थापी एल्कीन बनेगा कम मात्रा में। ज्यादा प्रतिस्थापी है, इसमें डबल बॉन्ड से जुड़े हुए एल्काइल समूह कितने हैं? 3, जबकि इसमें डबल बॉन्ड से जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूह कितने हैं? 2। लेकिन जैसे ही हम बेस की साइज को और बढ़ाएं, बल्कि बनाएं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी और हमें सेरजेव नियम से विपरीत उत्पाद प्राप्त होंगे। ये जो 70% बन रहा था केवल 28% बनेगा और ये 72% बनेगा। और आकार बढ़ाएं, C2H5 होल थ्राइस CO ले लें, ट्राई इथाइल ब्यूटोक्साइड आयन ले लें, या ट्राई मिथाइल ब्यूटोक्साइड आयन लिया, ये ट्राई इथाइल ब्यूटोक्साइड आयन ले लें तो ये केवल 12% बनता है और ये 88% बनता है। तो अपवाद स्वरूप भी हमें प्राप्त होते हैं, सेरजेव के नियम के अपवाद भी हैं। अब हम बात करेंगे, एक और नियम है हॉफमैन रूल। ये शायद आपने छोटी क्लासों में नहीं पढ़ा होगा, तो पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी लिमिटेड एप्लीकेशंस है, क्योंकि ये केवल चतुष्क अमोनियम लवण, क्वाटनरी अमोनियम साल्ट पर ही एप्लीकेबल होता है। क्वाटनरी अमोनियम साल्ट पढ़ेंगे अपन, ये यानी कि R for N plus X minus। According to this rule, on reduction of quaternary ammonium salt, that alkene is formed more where less number of alkyl groups are present on double bond, double bonded carbon। ये है क्वाटनरी अमोनियम साल्ट, जहां नाइट्रोजन की 4 वैलेंसिया 4 एल्काइल ग्रुप से जुड़ी हुई है, और जिससे नाइट्रोजन जब चौथी बॉन्ड बनाएगा तो अपने लोन पेयर से बनाता है, तो नाइट्रोजन पे प्लस आ जाता है। इस नाइट्रोजन के साथ एक OH माइनस या Cl माइनस कुछ भी होगा, इसको हम कहते हैं क्वाटनरी अमोनियम साल्ट। यहाँ इस क्वाटनरी अमोनियम साल्ट का अगर हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, अपघटन करते हैं, तो इसमें एक एल्कीन बनती है, प्रोटॉन निकलता है, एक तृतीयक एमीन बनता है और H2 प्राप्त होता है। टर्शरी अमीन, एल्कीन एंड वाटर। हियर हाइड्रोक्साइड आयन abstract the proton from beta carbon। ये सॉरी, प्रोटॉन नहीं लिखा है इसमें, abstract the proton from beta carbon in which double bond is formed and tertiary amine is obtained। हाइड्रोक्साइड आयन बीटा कार्बन से प्रोटॉन का निष्कासन करता है, जिससे एल्कीन बनती है और तृतीयक अमीन प्राप्त होते हैं। ये देखो, ये क्या हो रहा है, NR3 निकल रहा है, नाइट्रोजन प्लस आया है तो अपना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो R3N के रूप में निकल रहा है। इस कार्बन पे प्लस आया है तो ये बीटा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के क्षार के साथ निकल जाएगा, H2 बन जाएगा OH माइनस के साथ, और यह इलेक्ट्रॉन दिया या कार्बन प्लस आया, दोनों मिलके क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड, CH2 R3N और H2 प्राप्त होता है। अब हम कह रहे हैं कि अगर 2 एल्कीन बनने की संभावना हो तो कम प्रतिस्थापी एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगा। सेरजेव नियम के विपरीत है ये। हॉफमैन रूल इज ओनली applicable on quaternary ammonium and sulfonium salt। In the following examples, the percentage of various alkene obtained by reduction of quaternary ammonium salts are। देख रहे हैं कि ये एग्जाम्पल जो ऊपर लिया था अपन थोड़ा चेंज किया है, हमने यहाँ 2 इथाइल ग्रुप और 2 प्रोपाइल ग्रुप वाला क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट लिया, क्षार के साथ उसका अपघटन करवा रहे हैं। तो देख रहे हैं हम कि यहाँ प्रोपीन और एथीन 2 बनने की संभावना थी, तो एथीन बनता है 96%, जबकि प्रोपीन बनता है केवल 4%। ऐसा क्यों होता है? ऐसा को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि the quantity of product produced from Hofmann elimination can also be explained in this way, that in these reaction carbanion is formed as transition state। कार्बेनायन बनता है, कार्बेनायन मतलब कार्बेनायन, because the separation of proton occurs slightly before expelled group। क्योंकि निकलने वाले जो तृतीयक अमीन के रूप में निकलता है, उससे थोड़ा सा पहले प्रोटॉन निकलता है। जब प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देख के निकलता है तो कार्बन पर ऋणावेश आता है और कार्बेनायन मध्यवर्ती बनता है। हम जानते हैं, सिंस द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन इज प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी विच इज ग्रेटर देन टर्सरी, 1 डिग्री कार्बेनायन 2 डिग्री से 2 डिग्री 3 डिग्री से ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए प्रोटॉन इज सेपरेटेड फ्रॉम डेड कार्बन। ये आयन आप नहीं पढ़े, कार्बेनायन है, इसमें क्या है कि कुछ गलती होने की वजह से इसको अपन कार्बोनियम आयन लिखना की जगह कार्बेनायन किया गया, तो आयन रह गया इसमें। इन आयनों को आप नहीं पढ़े, केवल कार्बेनायन इज प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी देन टर्सरी।
So proton is separated from dead carbon on which less number of carbon atoms are present. That is more stable carbon and will be formed या will be formed in priority. हमेशा अभिक्रिया में उसी मार्ग से होती है जिससे स्थायी मध्यवर्ती बनते हैं. अगर 2 डिग्री कार्बन एनायन किसी में बन रहा है, किसी में 1 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है, तो जब स्थायी मध्यवर्ती 1 डिग्री है तो अभिक्रिया 1 डिग्री कार्बन आयन बनाएगी और हमें प्रोडक्ट के रूप में एथीन प्राप्त होगा. इसके आगे हम 2 नियम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, मार्कोनिकॉफ नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, जो आप छोटी क्लासों में पहले से पढ़ चुके हैं. इतने अब आप अगला वीडियो अभी देखें साथ साथ.